मूवी नरेशन इन दी प्रीएंटिंग थालावन। कहानी की शुरुआत में हमें डीएसपी भानु को दिखाया जाता है जो कि रिटायर हो चुका है। आज भानु एक ऐसे टीवी शो में आया है जिसमें पुलिस के पेचीदा केसों के बारे में बात होती है, लेकिन भानु शो के एंकर से पहले ही बोल देता है कि अगर केस के बारे में बात करते हुए मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो शो टेलीकास्ट होने से पहले मुझसे बात कर ली जाए। शो की एंकर भानु की इस शर्त को मान जाती है। भानु बताता है कि आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही पेचीदा था। उस केस में मैं भी शामिल था। इसके बाद भानु आज से कुछ साल पहले की बात बताता है, जहां हम देखते हैं कि एसआई कार्तिक ट्रांसफर होकर एक पुलिस स्टेशन में आया है। कार्तिक का पिछले 2 सालों में 5 बार ट्रांसफर हो चुका है। कुछ देर बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर जयशंकर आता है। जयशंकर आते ही कार्तिक को अपने पास बुलाता है। जयशंकर कार्तिक से बोलता है कि क्या बात है जो पिछले 2 सालों में तुम्हारा 5 बार ट्रांसफर हो चुका है। कार्तिक बताता है कि मेरे ट्रांसफर होने की वजह ये है कि मैं पुलिस की वर्दी में अपने कैरेक्टर को नहीं बदलता और ना ही मैं अपने सीनियर ऑफिसर के सामने झुकता हूँ, भले ही वो मुझ पर कितना भी दबाव डालें। शायद इसलिए मेरा बार बार ट्रांसफर होता रहता है। इस पुलिस स्टेशन में ऐसे भी लोग होते हैं जो जयशंकर से नफरत करते हैं, क्योंकि जयशंकर भी उसूलों का पक्का होता है। आज से 2 साल पहले एक औरत का पति कहीं गायब हो गया था। उस औरत के पति को जयशंकर ने ढूंढकर निकाला था। इस केस में रघु भी शामिल था। केस खत्म हो जाने के बाद रघु उस औरत के घर जाता रहता है और उसे परेशान करता रहता है, या यूं कहें कि रघु उस औरत के साथ संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि उस औरत का पति पिछले 6 महीने से बाहर नौकरी करने गया था। एक दिन रघु उस औरत के घर जाता है, वो उसे परेशान करने लगता है। तभी यहाँ पर जयशंकर और उसके साथी आ जाते हैं और वे रघु को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, क्योंकि उस औरत ने जयशंकर को पहले ही कॉल कर दिया था कि रघु उसे परेशान करता रहता है। इसके बाद जयशंकर रघु को जेल करवा देता है। जेल से छूटने के बाद रघु फिर से नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अब भी वो जयशंकर से नफरत करता है। एक दिन जयशंकर के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं था। जयशंकर अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर पोस्ट ऑफिस छोड़ देता है। कुछ देर बाद एक इंसान जयशंकर की पत्नी पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जब ये बात जयशंकर को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि उसकी पत्नी पर हमला करने वाला शख्स जोशी है, और वो जयशंकर की पत्नी पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि उसका टारगेट तो कोई और था। वक्त के साथ साथ जयशंकर की पत्नी ठीक तो हो जाती है, लेकिन आज भी उसे चलने में परेशानी होती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां कार्तिक पुलिस स्टेशन में होता है। यहाँ कार्तिक को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त मनु जेल में बंद है। कार्तिक के पूछने पर वो बताता है कि मैं केबल का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले शहर में दूसरा केबल वाला आ गया था, जिससे मेरे सारे ग्राहक उसकी तरफ चले गए। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन जयशंकर सर ने मुझे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों में मेरी शादी भी है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कार्तिक को मनु की बातें सच्ची लगती हैं, इसलिए वो मनु को छोड़ देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर जयशंकर आता है। उसे पता चलता है कि कार्तिक ने मनु को छोड़ दिया है, तो वो कार्तिक को अपने पास बुलाता है। वो उससे बोलता है कि तुमने मनु को क्यों छोड़ा। कार्तिक बोलता है कि उसने जो मुझे बताया उसके हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं थी। शायद यही वजह थी कि कार्तिक का 2 साल में 5 बार ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि वो अपने से बड़े ऑफिसर के सामने झुकता नहीं है। जयशंकर बोलता है कि कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड मैं करूंगा, तुम होते कौन हो सही गलत डिसाइड करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनु को छोड़ने की। इसके बाद जयशंकर मनु को पकड़ने के लिए यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर मार्यम अपनी बेटी के साथ आती है। दरअसल मार्यम जोशी की पत्नी होती है, और जोशी वही होता है जिसने जयशंकर की पत्नी पर हमला किया था, जो आज का जेल में होता है। मार्यम जोशी के रिहा करवाने के सिलसिले में ही जयशंकर के पास आई है। मार्यम बोलती है कि सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, आप चाहो तो इसके बदले में पैसे ले लो। लेकिन जयशंकर उससे मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे रघु भी खड़ा था। वो एक आदमी से बोलता है कि मार्यम का जयशंकर के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल रघु ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो जयशंकर से जलता है। इधर जयशंकर मनु के घर पहुंच जाता है और वो उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले कुछ दिनों में एक त्योहार होता है, इसलिए जयशंकर की पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। इधर रघु कार्तिक से बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है,
त्योहार होने की वजह से कार्तिक शहर में ड्यूटी दे रहा था, लेकिन भानु और जयशंकर पार्टी कर रहे थे। भानु कार्तिक को कॉल करके अपने पास बुला लेता है ताकि वो कार्तिक और जयशंकर के बीच सुलह करवा सके, क्योंकि दोनों में अनबन होती है। भानु कार्तिक को पार्टी में शामिल होने का बोलता है, लेकिन कार्तिक उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि सर मैं ड्यूटी के वक्त पार्टी नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कार्तिक सोचता है कि आखिर मुझे इन लोगों ने शराब पीने के लिए क्यों बुलाया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खैर, अगले दिन जयशंकर अपने घर पर होता है। तभी यहाँ पर जयशंकर का पड़ोसी प्रशांत जीवन नाम के प्लम्बर को लेकर आता है। जयशंकर जीवन से बोलता है कि तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। काम खत्म हो जाने के बाद तुम घर की चाबी बाहर ही रख देना। इसके बाद जीवन अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद जीवन को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जीवन भागकर छत पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जयशंकर खड़े हैं और पास में एक बोरी में एक लड़की की लाश पड़ी है। दरअसल ये लाश मार्यम की होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर और लोग भी जमा हो जाते हैं। यहाँ पर कार्तिक और भानु भी पहुँच जाते हैं। भानु कार्तिक से बोलता है कि कुछ देर में यहाँ पर एसपी सर आने वाले हैं, तुम उन्हें ये मत बताना कि कल हम शराब पी रहे थे। कार्तिक बोलता है कि सर मैं झूठ नहीं बोल सकता, अगर वे मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तभी यहाँ पर एसपी आ जाती है। वे जयशंकर से पूछती हैं कि क्या मार्यम तुमसे मिलने आई थी। जयशंकर बोलता है कि हाँ, वो 4 बजे मेरे पास आई थी। उसने मुझे पैसे देने की कोशिश की। इसके बदले में वो अपने पति को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो रोती हुई अपने घर पर चली गई। इसके बाद एसपी जयशंकर के पड़ोसी प्रशांत से मार्यम के बारे में पूछते हैं। प्रशांत बताता है कि सर मार्यम जयशंकर सर के पास आई तो थी, लेकिन वो 4 बजे नहीं बल्कि 6 बजे आई थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी और हाँ, वो ऑटो में बैठकर आई थी। यहाँ में पता चलता है कि जयशंकर और प्रशांत ने जो बयान दिए थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जब से मार्यम का खून हुआ है तब से उसकी बेटी भी गायब है। अब ये बात मीडिया को पता चल जाती है। मीडिया पुलिस पर दबाव बनाने लगती है कि मार्यम का खून जयशंकर के घर पर हुआ है, अब तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। मीडिया के दबाव में आकर जयशंकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट में सारे सबूत जयशंकर के खिलाफ होते हैं, जैसे मार्यम की लाश जयशंकर के घर पर मिलना और जयशंकर और प्रशांत के अलग अलग बयान होना। सारे सबूत जयशंकर के खिलाफ होने की वजह से कोर्ट जयशंकर को 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दे देती है। इसके बाद जयशंकर को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर कार्तिक का एक रिश्तेदार पॉलिटिशियन होता है। वो कार्तिक को जयशंकर का केस लड़ने का बोलता है। इसके बाद कार्तिक जयशंकर के केस को अपने हाथों में ले लेता है। इधर जेल में एक लड़का जयशंकर पर हमला कर देता है। यहाँ पर और भी लोग आ जाती हैं, वे भी जयशंकर पर हमला कर देती हैं, लेकिन जयशंकर सभी को मारने लगता है। वो सभी लोगों पर भारी पड़ता है। तभी एक आदमी जयशंकर पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे जयशंकर घायल हो जाता है। जयशंकर पर हमला करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि जोशी होता है, जो कि मार्यम का पति होता है। तभी यहाँ पर कार्तिक आ जाता है। वो जयशंकर को बचा लेता है। इसके बाद कार्तिक जोशी से पूछता है कि तुमने जयशंकर सर पर हमला क्यों किया। जोशी बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे पास मार्यम का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि वो जयशंकर से मिलने गई थी, लेकिन जयशंकर ने मुझे वहाँ से भगा दिया। कुछ देर बाद जयशंकर ने मुझे घर पर बुलाया, शायद वो तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे, लेकिन मेरी पत्नी मार्यम को किसी ने जयशंकर के घर पर मार दिया और मेरी बेटी भी गायब है। मुझे शक है कि ये सब जयशंकर ने ही किया है, इसलिए मैंने जयशंकर पर हमला किया। कार्तिक बोलता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, जयशंकर सर को फंसाया जा रहा है। इधर जयशंकर के घर पर कोई आकर उसकी बाइक में आग लगा देता है और घर पर शादी की चिट्ठी भी छोड़ देता है। इधर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मनु को बुरी तरह मारता है। उसे लगता है कि जयशंकर की बाइक उसी ने जलाई है और घर पर चिट्ठी भी वही छोड़कर गया है, क्योंकि मनु की कुछ दिन में शादी होती है, वही यहाँ पर चिट्ठी छोड़ सकता है। तभी यहाँ पर कार्तिक आ जाता है। वो मनु को बचा लेता है। वो पुलिस वाले से बोलता है कि मनु भला ऐसा क्यों करेगा, वो तो जेल में है, वो अपनी जान मुसीबत में क्यों डालेगा। तभी एक हवलदार कार्तिक को बताता है कि जयशंकर सर ने कुछ साल पहले एक केस सॉल्व किया था। उस केस में शिवदासन का लड़का भी शामिल था। हो सकता है जयशंकर सर के साथ वे लोग मिलकर ऐसा करना चाहते हो, वे जयशंकर सर को झूठे केस में फंसाना चाहते हो। इधर जयशंकर बुरी तरह घायल हो गया था, जिससे वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जिसके कारण जयशंकर को 18 दिन की बेल मिल जाती है। इधर कार्तिक
शिवदासन के पास जाता है जो कि रिटायर्ड ऑफिसर होता है। कार्तिक शिवदासन से उसके बेटे के बारे में पूछता है। शिवदासन कार्तिक को बताता है कि उस केस में मेरा बेटा भी शामिल था, उसके साथ सोंटू और एक लड़की भी थी। एक बार मेरा बेटा अरुण और वो लड़की एक साथ बैठे थे, तभी कुछ पुलिस वालों ने उस पर गंदे कमेंट करना शुरू कर दिए। तब अरुण और उसके साथियों ने उन्हें बांधकर मारना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर जयशंकर आ गया। जयशंकर ने अरुण के साथियों को सजा दिलवा दी, लेकिन अरुण को सजा नहीं हुई क्योंकि उस समय मैं ऑफिसर था। कुछ पूछताछ होने के बाद कार्तिक को सोंटू का फोटो मिल जाता है। दोस्तों, सोंटू वो इंसान होता है जिसके टेम्पो में बैठकर मारियम जयशंकर के घर पर गई थी। तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कार्तिक ने कभी नहीं की थी। दरअसल किडनैपर कार्तिक के यहाँ पर मारियम की बेटी को छोड़ देता है। कार्तिक उसे अपने साथ ले आता है। कार्तिक मारियम की बेटी को सोंटू का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसी ने किडनैप किया था। मारियम की बेटी हाँ में अपना सर हिला देती है। मारियम की बेटी के द्वारा कार्तिक को ये भी पता चलता है कि किडनैपर ने उसे कहाँ पर रखा था। इसके बाद कार्तिक उस जगह पर जाता है जहाँ पर मारियम की बेटी को रखा गया था। वहाँ पर एक इंसान कार्तिक को बताता है कि सोंटू तो यहाँ से चला गया। सोंटू के साथ यहाँ पर एक बच्ची भी थी। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो वो बच्ची को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देता था। यहाँ से कार्तिक को सोंटू के घर का एड्रेस मिल जाता है। सोंटू उस एड्रेस पर जाता है तो वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर रघु मिलता है, जबकि रघु तो छुट्टी का बहाना बनाकर बाहर घूमने गया था। कार्तिक रघु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टेम्पो है। रघु एक पुराना टेम्पो दिखाता है और बोलता है कि ये मेरे पिताजी का टेम्पो है। कार्तिक उस टेम्पो की नंबर प्लेट को देखता है। इस नंबर प्लेट का वही नंबर होता है जो कि सोंटू के टेम्पो का था। कार्तिक समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद कार्तिक अपने घर पर आ जाता है। इधर जयशंकर के पास एक कॉल आता है। जयशंकर को पता चलता है कि कार्तिक ने सोंटू को अपने घर पर रखा है। इधर कार्तिक के घर की लाइट अचानक चली जाती है। कार्तिक लाइट चेक करने के लिए घर से बाहर जाता है। घर के बाहर उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। कार्तिक उस बॉक्स को खोल देता है। कार्तिक चौंक जाता है। दरअसल उस बॉक्स में एक लाश होती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि सोंटू की होती है। तभी यहाँ पर जयशंकर आ जाता है। कार्तिक जयशंकर को देखते ही उस पर हमला कर देता है। तब जयशंकर उसे समझाता है कि किसी की चाल है तुम्हें फंसाने के लिए, जिस तरह मुझे फंसाया गया था। इधर पुलिस में कोई कॉल करके बोल देता है कि कार्तिक के घर पर सोंटू की लाश है। पुलिस वाले जल्दी से कार्तिक के घर की तरफ रवाना हो जाती हैं, लेकिन तब तक कार्तिक और जयशंकर यहाँ से जा चुके थे। तब कार्तिक के पास बेनी का वॉइसमेल आता है जिसमें वो बताता है कि मेरे पास इस केस के बारे में कुछ सबूत हैं, जल्दी ये केस खत्म हो जाएगा। कार्तिक तुरंत बेनी को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तब कार्तिक और जयशंकर सीधे बेनी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें पता चलता है कि बेनी तो पासपोर्ट के सिलसिले में एयरपोर्ट गया है। कार्तिक और जयशंकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें बेनी तो नहीं मिलता, लेकिन इन्हें एक लिस्ट मिलती है जिसमें अरुण और सोंटू का नाम भी शामिल था। इसके बाद कार्तिक और जयशंकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें अरुण के पोस्टर मिलते हैं। दरअसल अरुण की इंडिया के बाहर किसी आइलैंड पर मौत हो चुकी थी। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए ये पोस्टर लगाए गए थे। तभी जयशंकर को पता चलता है कि अरुण तो कभी इंडिया के बाहर गया ही नहीं था, क्योंकि उसका इंडिया से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब अरुण अभी इंडिया में ही है और वो जिंदा है। शिवदासन जरूर कुछ छिपा रहा है। तब कार्तिक और जयशंकर सीधे शिवदासन के घर पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो शिवदासन मानता नहीं है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वो जयशंकर को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर अरुण की फोटो लगी हुई थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर अरुण एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वालों से उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी यहाँ पर जयशंकर आ जाता है। जयशंकर अरुण को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। इस समय शिवदासन भी ऑफिसर होता है। जयशंकर शिवदासन को अरुण को मारने का जिम्मा दे देता है। तब मजबूरन शिवदासन अरुण को जोर जोर से मारने लगता है। यहाँ पर अरुण के दोस्त भी होती हैं। घर पर आने के बाद शिवदासन अरुण से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो जयशंकर तुम्हें जेल में डाल देता, जिससे तुम्हारा करियर खराब हो जाता। अरुण बोलता है कि आप मुझे अकेले में कितना भी मार लेते, लेकिन आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने मारा। दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अगले दिन जब शिवदासन अपने घर पर आता है तो वो चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
क्योंकि अरुण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यानी अरुण की पहले ही मौत हो गई है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। शिवदासन जयशंकर से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे अरुण की मौत हुई है। वो अपने एक आदमी की सहायता से कार्तिक और शिवदासन पर हमला कर देता है, लेकिन कार्तिक और शिवदासन इन पर भारी पड़ते हैं और इन्हें हरा देते हैं। तब शिवदासन बताता है कि मैंने ही जयशंकर की पत्नी पर हमला करवाया था। इसके बदले में मैंने जोशी को 2 लाख रुपए दिए थे और जोशी को मुंह बंद रखने का भी बोला था, लेकिन जोशी ने ये बात अपनी पत्नी मारियम को बता दी थी। मुझे लगा कि मारियम हमारे लिए खतरा हो सकती है। जब मारियम जयशंकर से मिलने दोबारा उसके घर पर जा रही थी, तब सोंटू अपना टेम्पो लेकर आ गया था और मारियम को अपने टेम्पो में बैठाकर जयशंकर के घर पर ले गया। यहाँ पर सोंटू ने कॉल करने के बहाने से मारियम का फोन ले लिया। इसके बाद उसने मारियम के फोन से सिम निकाल ली ताकि मारियम की लास्ट लोकेशन जयशंकर का घर हो। इसके बाद सोंटू मारियम से बोलता है कि जयशंकर सर तो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने आपको दूसरे घर पर बुलाया है। सोंटू मारियम को शिवदासन के घर पर ले जाता है, जहाँ पर ये लोग मारियम को मार देते हैं और उसकी लाश को एक क्रेन की हेल्प से जयशंकर के घर पर पहुंचा देते हैं ताकि मारियम को मारने का इल्जाम जयशंकर पर आ जाए। इसके कुछ दिन बाद सोंटू मारियम की बेटी को छोड़ देता है और वो शिवदासन से बोलता है कि वो बच्ची हमेशा रोती रहती थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ। शिवदासन को लगता है कि सोंटू उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो उसे भी मरवा देता है और उसकी लाश को कार्तिक के यहाँ पर छोड़ देता है ताकि उसे मारने का इल्जाम कार्तिक पर आ जाए। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जब ये लोग खुदाई करते हैं तो उन्हें खुदाई में अरुण की लाश का कंकाल मिलता है। अब शिवदासन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक और जयशंकर अपनी सूझबूझ से इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ पर भानु एक टीवी शो में कहानी सुना रहा था। कुछ ही दिनों में ये केस टीवी पर रिलीज किया जाता है। भानु अपने घर पर बैठकर आराम से शो को देख रहा था। तभी कोई अचानक भानु को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस केस को सॉल्व करने के लिए कार्तिक और जयशंकर को चुना जाता है। यानी इस फिल्म का पार्ट 2 जल्दी रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।